दिस इज एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के 50 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज डील अंडर। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सेक्शन 135 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डील करता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड देखेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट फोर्स में कब आया था? तो ये 1 सितंबर 1872 में आया था। ठीक है, और 1 सितंबर 1872 में ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था। नेक्स्ट देखेंगे, एडमिशन नॉट कॉन्क्लूज। सर एक चीज़ और देखिए, जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट है ये जेम्स स्टीफेंसन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, एडमिशन नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप इज कम्स अंडर। एडमिशन कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है लेकिन स्टॉपल हो सकता है, ऑपरेट हो सकता है स्टॉपल की तरह। तो ये किस में बताया गया है? ये सेक्शन 31 में बताया गया है। तो थर्ड का बी करेक्ट है। चैप्टर 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील विद। इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 3 डील करता है फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो फोर्थ का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिफ्थ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 74 में बताया गया है। तो फिफ्थ का ऑप्शन ए करेक्ट है। सिक्स देखेंगे, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट इज डील अंडर। ओरल एग्रीमेंट के एविडेंस का एक्सक्लूजन हमारा सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बात करता है। सिक्स का ऑप्शन बी करेक्ट है। सेवंथ देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है विटनेस का एग्जामिनेशन करना पार्टी के द्वारा, जो उसे बुलाती है पार्टी, ठीक है, उसके द्वारा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो सेवंथ का ऑप्शन सी करेक्ट, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। 8 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद एडमिशन। एडमिशन से सेक्शन 17 डील करता है। तो 8th का ऑप्शन भी करेक्ट है। 9th देखते हैं, सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट डिक्लेयर्स। सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट डिक्लेयर करता है ए, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज द ऑनर ऑफ एनीथिंग of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. B, whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of fact which he asserts must prove that those facts exist. C, both A and B, D, either A or B. तो इसका है हमारा B, whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. 9th का भी करेक्ट है। 10th देखेंगे, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज डील अंडर। एक्सपर्ट ओपिनियन किसमें? सेक्शन 45 में बताया गया है। 11th देखेंगे, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप इज डील अंडर। जो प्रिजम्पशन है हमारी, रेप का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो उसमें क्या होगा? जो हमारी ये प्रिजम्पशन होगी कि कंसेंट जो है वो एब्सेंस है। तो ये हमारा 114 ए में बताया गया है। 11th का ऑप्शन डी करेक्ट है। 12 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। अफेयर्स ऑफ स्टेट से कौन डील करता है? सेक्शन 123। 12th का सी करेक्ट है। 13 देखेंगे, सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील विद। जो सेक्शन 8 है डील करता है हमारा मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट से। तो 13 का बी करेक्ट है। पीसीएम भी याद रख सकते हैं। ठीक है, पीसीएम, पी से प्रिपरेशन, सी से कंडक्ट, एम से मोटिव। 14 देखेंगे, द टर्म एडमिशन इज डिफाइंड अंडर। जो टर्म एडमिशन है सेक्शन 17 में डिफाइन की गई है। तो 14th का ऑप्शन डी करेक्ट है। 15th देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील विद प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ हमारा कौन से सेक्शन से डील करता है? तो ये 113 बी से डील करता है, सेक्शन 113 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसको लिंक करेंगे सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी से। ठीक है। 16 देखेंगे, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील विद द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। कौन सा सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का डील करता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से? ये सेक्शन 135 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 17 देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस हैज़ बीन गिवन अंडर। जो हमारी प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन है ये सेक्शन 62 में दी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो 17th का ऑप्शन बी करेक्ट है। 18 देखेंगे,
मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट इज डील विद अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो ये सेक्शन 8 से डील करता है। तो मैंने आपको बताया था जो पीसीएम है वो सेक्शन 8 में आता है, मोटिव प्रिपरेशन और प्रीवियस कंडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 61 में क्या बात की गई है? देखिए सेक्शन 61 में बोला है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा। तो इसका है हमारा सी करेक्ट है, 19 का सी। जो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा प्रूव करा जा सकता है। 20 देखेंगे, सेक्शन 113A डील्स विद, जो हमारा सेक्शन 113A है वो डील करता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। तो 20 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। 21 देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील विद एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के एडमिसिबिलिटी के बारे में हमारा सेक्शन 65B बात करता है एविडेंस एक्ट का। तो 21 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 22, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म कोर्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जो हमारा हमें बताना है कि कौन सी टर्म हमारी कोर्ट की इंक्लूड यहाँ पे नहीं होती। देखिए जजेस भी आता है, पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस ये भी हमारा कोर्ट के अंदर आएगा, मजिस्ट्रेट भी आएगा, लेकिन आर्बिट्रेटर इसमें नहीं आता। तो ये क्या हो गया? डी, आंसर डी करेक्ट है। आर्बिट्रेटर, आंसर डी करेक्ट है 22 का। नेक्स्ट देखेंगे 23 देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील विद फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। हमें बताना है फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड कौन से सेक्शन में से डील करता है। तो ये हमारा सेक्शन 56 से डील करता है। 24 देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील विद लीडिंग क्वेश्चन। हमें बताना है लीडिंग क्वेश्चन से कौन सा सेक्शन डील करता है। तो लीडिंग क्वेश्चन से हमारा सेक्शन 141 डील करता है। तो 24 का ऑप्शन भी करेक्ट है। 25 देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस हैज़ बीन गिवन अंडर। जो प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन है वो हमारी सेक्शन 62 में बताई गई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 26 देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील विद द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट से डील करता है। तो वो हमारा सेक्शन 103 डील करता है। तो 26 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, देखिए ये गलती होगी यहाँ पे। द लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ ए ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग, बी लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस, सी रूल्स ऑफ लॉजिक एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस। तो 27 का बी करेक्ट है। 28 देखेंगे, रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट आर। रेलिवेंसी और जो एडमिसिबिलिटी है अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट में ये क्या है? ये ना ही सिनोनिमस है ना ही को एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, नीदर सिनोनिमस नॉर को एक्सटेंसिव। 29 देखेंगे, लॉ ऑफ एविडेंस इज। लॉ ऑफ एविडेंस क्या है हमारा? ये एक एडजेक्टिव लॉ है। कौन सा लॉ है? एडजेक्टिव लॉ है। 29 का ऑप्शन ए करेक्ट है। फैक्ट्स 30 देखेंगे, फैक्ट्स कैन बी फिजिकल फैक्ट्स, psychological facts, physical as well as psychological facts and only physical and not psychological facts। तो facts हमारे physical और psychological facts दोनों होते हैं। तो 30 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 31 देखेंगे, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस एज अ जनरल रूल, ए ओपिनियन as a matter of fact is relevant but not on a matter of law, b opinion on a matter of law is relevant but not on a matter of fact, opinion and a matter of fact and law both are relevant, and d opinion whether on a matter of fact or law is irrelevant। तो इसका आंसर है डी। 32 देखेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा ये अप्लाई होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट पे। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन सी करेक्ट है। जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट है देखिए ट्रिब्यूनल्स और आर्बिट्रेटर दोनों पे ही अप्लाई नहीं करता। तो ये किस पे अप्लाई करता है? ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करता है। तो 32 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। 33 देखेंगे, लॉ ऑफ एविडेंसेस। जो लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? ए लेक्स टेलिनिस, बी लेक्स फॉरी, सी लेक्स लॉसी सॉल्यूशनिस, डी लेक्स सिटस। तो ये है हमारा लेक्स फॉरी। तो 33 का बी करेक्ट है। 34 देखेंगे, लॉ ऑफ एविडेंस इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, 35 देखते हैं,
ट्रांजैक्शंस एंड इंस्टांसेस रिलेटिंग टू अ राइट और कस्टम आर रेलिवेंट। ट्रांजैक्शन और जो इंस्टेंसेज है राइट और कस्टम से रिलेटेड वो कौन से सेक्शन में है, ये हमारा सेक्शन 13 में बताता है। कस्टम की बात हमारा किस में करता है, सेक्शन 13 में। 36 देखेंगे, सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, जो हमारा सेक्शन 13 है वो कॉर्पोरियल राइट, इनकॉर्पोरियल राइट, सी बोथ कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल राइट, और डी नीदर इन और बी। तो जो हमारा सेक्शन 13 है कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल राइट दोनों पे ही अप्लाई होता है। 37 देखेंगे, several classes of facts which are connected with the transaction in a particular mode are relevant. A section 6, B section 7, C section 8 and C D section 9। का आंसर है हमारा B section 7। 38 देखेंगे, सॉरी, मोड ऑफ प्रूफ ऑफ अ कस्टम इज कंटेन्ड इन। मोड ऑफ प्रूफ ऑफ कस्टम किसमें, कौन से सेक्शन में कंटेन होता है? ए सेक्शन 32 का सब सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, बी सेक्शन 32 का सब सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सी सेक्शन 48 ऑफ इंडियन एविडेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो 38 का ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। 39 देखेंगे, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स रेलिवेंट द फैक्ट विच शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट ऑफ माइंड, बी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग, सी इधर स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग, डी अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड एंड अ बॉडी ऑफ बॉडली फीलिंग। जो सेक्शन 14 है वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग ये तीनों से कंसर्न रखता है, ठीक है। 40 देखेंगे, अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सप्लेनेशन 1, जो हमारी सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? एविडेंस ऑफ जनरल डिस्पोजिशन, हैबिट और टेंडेंसी इज inadmissible. B, evidence having a distinct and immediate references to the particular matter in question is admissible. C, both A and B are correct. D, A and B are incorrect. तो इसका आंसर है C, both A and B are correct. 41 देखते हैं, प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन इज रेलिवेंट। जो प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ पर्सन है वो कौन से एक्सप्लेनेशन में रेलिवेंट है? सेक्शन 14 की। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है। जो प्रीवियस कन्विक्शन है सेक्शन 14 की एक्सप्लेनेशन 2 बात करती है। 42 देखेंगे, अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट शोइंग सीरीज ऑफ सिमिलर ऑक्यूरेंसेज इन्वॉल्विंग द सेम पर्सन आर रेलिवेंट। A, when it is uncertain whether the act is intentional or accidental. B, when it is certain that the act is with guilty knowledge. C, when it is certain that the act is done innocently. D, either B और C। तो सेक्शन 15 हमारे इंटेंशनल और एक्सीडेंटल की बात करता है, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 43 देखेंगे, एडमिशन हैज़ बीन डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी और एनी पर्सन कनेक्टेड विद हिम suggesting any inference as to a fact in issue or relevant fact under the certain circumstances under। तो इसका आंसर है सेक्शन 17 में बताया गया, तो 43 का ऑप्शन भी करेक्ट है। 44 देखते हैं, एडमिशन ए मस्ट बी एग्जामिन्ड एज अ होल एंड नॉट इन पार्ट्स। बी कैन बी एग्जामिन इन पार्ट्स। सी कैन बी एग्जामिन एज अ होल और इन पार्ट। डी बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर ए है, एडमिशंस मस्ट बी एग्जामिन्ड एज अ होल और नॉट इन पार्ट्स। 45 देखेंगे, एडमिशन बाइंड द मेकर A insofar as it relates to facts, B insofar as it relates to question of law, C both on questions of facts and of law, and D neither A nor B। तो इसका आंसर A है, insofar as it relates to facts। 46 देखेंगे, admission must be in writing, must be in oral, either oral or written, and D only in writing and not oral। तो admission oral और writing में दोनों में होता है, तो 46 का ऑप्शन C करेक्ट है। 47 देखेंगे, admission to be relevant, A must be made to the party concerned and not to a stranger. B must be made to a stranger. C, it is immaterial as to whom admission is made and an admission made to a stranger is relevant. D, it is immaterial to whom the admission is made but must be made to someone intimately connected and not a stranger। तो admission relevant होता है, it is immaterial as to whom admission is made and an admission made to a stranger is relevant। 48 देखेंगे, propositions under Indian Evidence Act are: first, statement is a genus, admission is a species, and confession is a subspecies. Second, statement and admission are species, and confession is a subspecies. Third, statement and admission, confession is a species in the context which of the following is correct। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक का फर्स्ट करेक्ट है,
कि स्टेटमेंट एक जीनस होती है, एडमिशन एक स्पीशीज होती है, कन्फेशन इज अ सब स्पीशीज। तो 48 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। 49 देखेंगे, एडमिशन कैन बी फॉर्मल ओनली, बी इनफॉर्मल ओनली, सी इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल, डी ओनली फॉर्मल एंड नॉट इनफॉर्मल। तो 49 का ऑप्शन सी है, इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल। एडमिशन फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, फॉर्मल होगा या फिर इनफॉर्मल होगा। 50 देखेंगे, एडमिशन आर कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड, बी आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट ऑपरेट एज स्टॉपल, सी आर कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एंड आल्सो सेपरेट एज ए स्टॉपल, डी बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो इसका आंसर है बी, एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट में ऑपरेट एज स्टॉपल। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बैचेस चलते हैं। थैंक यू सो मच।